हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता होगा कि आपके क्लास 12th में एक यूनिट है जिसके अंदर हम दो चैप्टर पढ़ते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है बच्चों आपका, जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इन दोनों को हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रखते हैं। ठीक, अब इस वीडियो लेक्चर में हम पहले चैप्टर पे फोकस करने वाले हैं। ये भी उसका पार्ट 1 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस उसका पार्ट 1 है ये। इस पार्ट 1 में हम कोशिश करेंगे कि ये जान पाएं कि भाई चार्ज क्या है, ठीक है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, और हम किसी बॉडी पर चार्ज का अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इसी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट 1 है। चलिए अभी बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में बच्चों मैं आप सभी को ये अश्योर करवा दूं कि जितना भी बोर्ड में पूछा जाता है ना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, जितनी भी चीज़ें पूछी जाती है वो सारा का सारा मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा आप सभी को। इसके अलावा जो नीट और जेई का में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसे भी टच करते हुए चलें। ठीक है, और अगर जो भी प्रॉब्लम्स जो पीवाईक्यू वगैरह हैं वो भी हम चैप्टर के एंड में डिस्कस कर लिया करेंगे, सो दैट अपना वो पूरा चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और जो नेसेसरी चीजें हों उसको साथ में नोट डाउन करते जाएं। अब पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें, क्योंकि इससे आपकी हैबिट बनेगी चीजों पर ध्यान देने की, और आपका माइंड जो है वो धीरे धीरे चीजों को अच्छे से मेमोराइज करना भी सीखेगा। ठीक है, तो पेन और पेपर लेकर बैठें और चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है, चार्ज से रूबरू तो हैं, आप समझते तो हैं, बट डेफिनेशन की बात आती है तो फिर हम अटक जाते हैं। अब एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाता है कि चार्ज का कोई डेफिनेशन लिखो या डिफाइन चार्ज, ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई हमसे पूछ ले तो हम उसको बता पाए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वैसे अलग अलग बुक्स में हो सकता है कुछ अलग डेफिनेशंस मिले, बट मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल वे में लिखने का कोशिश किया है। और क्या लिखा हुआ है देखिए, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब देखो, एक तो वर्ड यहाँ पे देखने को मिला हमें, वर्ड फंडामेंटल। क्या वर्ड देखने को मिला बेटा? फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या आता है बच्चों? फंडामेंटल मतलब हिंदी में कहते हैं उसको मूलभूत। क्या कहते हैं? मूलभूत कहते हैं, है ना। यानी जो ऐसी चीज जो कि होती ही होती है। वापस सुन लेना ध्यान से बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, देखो सुनो। यहां जो फंडामेंटल का मतलब क्या है? जो बेसिक है और होती ही होती है। ठीक है, बेसिक है और किसी भी चीज में होगी। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे भूख और प्यास, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल ये प्रॉपर्टी है, ये नेचर है। भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भूख लगती है ना, प्यास लगती है, समझ गए ना। ऐसे ही हर मैटर में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। अब सवाल उठा कि मैटर क्या है ना। मैटर क्या है भाई? मैटर किसको बोलते हैं भाई? मैटर हम किसको कहेंगे बच्चों? मैटर का मतलब यहां पर है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम वेट। ऐसी कोई भी चीज जो क्या कर रही है, जो कुछ जगह घेरती है और जिसका कुछ भार है, जिसका कुछ मास है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, चाहे वो डस्ट पार्टिकल या उससे छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, न्यूक्लियाई, कुछ भी हो, वो सब जिसका वजन है, जिसका मास है और जो कुछ जगह घेर सकती है, उन सब को हम क्या कहते हैं? उन सभी को हम कहते हैं
मैटर, और हर मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी मिलेगी। सर हर मैटर के अंदर मिलेगी मतलब? हर मैटर का मतलब जैसे कोई भी चीज ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो। सर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो ऐसा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। पर बच्चों जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग जैसे और भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे हम अगर एलिमेंट्री पार्टिकल्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बोसोन, दूसरा होता है फर्मियंस। बोसोन्स जिनका स्पिन क्वांटम जो है वो इंटीजर होता है और फर्मियंस का हाफ इंटीजर होता है। ठीक है। सॉरी। तो जो हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे फर्मियंस के बारे में और बोसोन्स के बारे में। बोसोन्स के बारे में अब देखो, बोसोन्स मैंने कहा कि जिनका स्पिन क्वांटम जो है, स्पिन नंबर वो अपना इंटीजर होता है, और फर्मियंस का क्या होता है, हाफ इंटीजर होता है। तो बोसोन क्या होता है, जैसे अभी हमने जाना, तो बोसोन के एग्जाम्पल क्या है। देखो बोसोन का एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं तो फोटोन है ना, मेसोन है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जो हम फर्मियंस पढ़ते हैं उसके अंदर भी क्वार्क पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेप्टॉन आ जाते हैं, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो अब ऐसे ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी अलग अलग तरह के हैं बच्चों। ठीक है। अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे 11th 12th और IIT जेई नीट तक हमें ये सब नहीं पढ़ना है। लेकिन आप ये समझें कि कोई जैसे न्यूट्रॉन भी है तो वो इन छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इन पर हो सकता है नेट चार्ज जो है वो जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये है कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कंटेंट है वो इक्वल है। वापस सुन लेना ध्यान से, किसी भी बॉडी को हम न्यूट्रल यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि विद्युत उदासीन तब कहते हैं जब, सुनना ध्यान से, वापस ध्यान से, कि जब उसमें प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कंटेंट सेम हो। ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। राइट। तो ऐसे हर मैटर के अंदर चार्ज होता है। जैसे अभी ये पेन जो है, क्या ये पेन मैटर है? जवाब है हाँ, क्योंकि इसका भी कुछ वजन है और ये भी कुछ जगह घेरती है। तो इसमें भी क्या चार्ज की प्रॉपर्टी है? यस, इसमें भी चार्ज की प्रॉपर्टी है, बट अभी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कंटेंट या जो कह दो अमाउंट जो है वो सेम है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है अभी। लेकिन अगर इसमें से किसी भी एक चार्ज को घटा या बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या होगा? फिर इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? इस पे चार्ज आ जाएगा, कहने का मतलब है। अब हमने क्या पढ़ा कि इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी चीज को रख दें तो वो फोर्स अगर एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स भी अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिस समय मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। जब अगर मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चलना शुरू कर देता है, तो ऐसे केस में उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। बट इट डजेंट मीन कि उसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वो प्रोड्यूस या कर सकता है या तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, या फिर वो एक्सपीरियंस कर सकता है फोर्स वगैरह। तो हम सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कहेंगे कि भाई चार्ज को एनालाइज करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, है ना, जिससे हम ये बता सकते हैं कि उस पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। राइट। अब ऐसे देख के तो नहीं बता सकते, है ना। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। अब हम इसको किससे डिनोट करते हैं भाई? स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो चार्ज है उसको हम पढ़ेंगे एज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब आप सभी जानते होंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, या कह दो कि एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक प्रॉपर्टी है उसको हम एज अ फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट कर रहे हैं। क्या हर प्रॉपर्टी को हम फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हैं? जवाब है नहीं। जैसे अगर मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे खुशी हो रही है, तो मैं इसको नाप नहीं सकता, इसको मैं मेजर नहीं कर सकता, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना। लेकिन जिसको हम मेजर कर पाए,
है ना। जैसे टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं, तो टेम्परेचर क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आ गई बच्चों, बहुत सिंपल चीज है ना। आ जाइए, स्केलर होने का मतलब ये है कि बच्चों उसके साथ नॉर्मल अलजेब्रिक रूल्स लगेंगे, हमें वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करवाना है, ठीक है। अब आप इसके बारे में 11th में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ अलग आएगा तो मैं आगे समझा दिया करूंगा बीच बीच में, ठीक है। अभी तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हमें। इसके बाद देखिए, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो सीधी सी बात है कि भाई अगर फिजिकल क्वांटिटी तो क्या होगा, इसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट होगा। तो यहां पर यूनिट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, एसआई यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, एसआई यूनिट कूलम होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों, सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। अब देखिए यहां पे ध्यान देना, सीजीएस यूनिट जिसको हम स्टेट कूलम बोल रहे हैं, स्टेट कूलम, इस स्टेट कूलम को हम ईएसयू भी लिख सकते हैं। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। या फिर फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, फ्रैंकलिन, ठीक है। अब 1 कूलम के अंदर 3 इंटू 10⁹ ईएसयू होता है, ये भी याद रखना है। फ्रैंकलिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, फ्रैंकलिन जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चों। इसके अलावा देखो एक चीज और ध्यान देना कि ये वाली जो वैल्यू है ना, देखो जैसे अगर मैंने लिखा कि 1 कूलम के अंदर इतना है, तो अगर कोई मुझे पूछ ले कि 1 ईएसयू में कितना भाई, कितना कूलम, तो हम लिखेंगे 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 को क्या लिखते हैं, 0.33 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। या फिर लिख सकते हैं इसको 3.33 इंटू 10⁻, देखो जब हम एक डिजिट पीछे ले जा रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, इस डिजिट को उठा करके पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, तो -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -10। ऐसे भी लिख सकते हैं। ज्यादा आसान ये है याद रखना। क्यों याद रखना ये आसान है, क्योंकि हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। तो यहां पर देखना, जैसे यहां 3 है, 10⁸ है, बस यहां पर क्या हो गया, 3 इंटू 10⁹ हो गया, बस इतना ही चेंज आया है। बाकी तो सब चीजें सेम ही चल रही है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, क्लियर, यहां तक बात समझ में आई बच्चों। देखिए इसके बाद देखिए, अब बात करते हैं चार्जेस के क्लासिफिकेशन की, मतलब चार्ज कितने तरह का होता है। देखिए, तो जैसा आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने 1750 में क्लासिफाई किया था चार्जेस को कुछ कैटेगरी में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं है, मतलब हमने बस एक सिंबल बता दिया भाई कि 2 टाइप के हैं, तो एक को पॉजिटिव मान लो, दूसरे को नेगेटिव मान लो, ठीक है ना। अब पॉजिटिव किसको मानेंगे और नेगेटिव किसको मानेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ तरीके ढूंढे, भाई कैसे हम डिसाइड करेंगे भाई किसी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा जो चार्ज है वो कंपैरिजन में देखा जाएगा प्रोटॉन के। जैसे अगर मैं ये कहूं कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अगर मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन जो है वो कम हो गया है, तब भी इसका मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है ना। प्रोटॉन कम और इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो नेगेटिव चार्ज। उसका उल्टा कर दो, यानी प्रोटॉन को कर दो ज्यादा और इलेक्ट्रॉन को कर दो कम, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गई ना बात यहां तक। यानी हमेशा हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को डिफाइन करने के लिए देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या इलेक्ट्रॉन सरप्लस है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, राइट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये देखो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है, इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट बॉडी है,
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है तो हम उसको बोलेंगे, हाँ किसमें, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन के कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो फिर हम उसको बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के अंदर हम क्या कहेंगे भाई, नेगेटिव चार्ज में बच्चों हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन सरप्लस बॉडी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन सरप्लस बॉडी है, सरप्लस, सरप्लस मतलब ज्यादा, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, वापस वही चीज के एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई, है ना। एक ये नाम अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा एक मिनट सुनना, एक ये दो चीजें है ना, एक ये बताना मैं भूल गया था, सॉरी। एक तो ये लार्जेस्ट यूनिट जो कि फैराडे होता है, लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है, फैराडे। अब ये फैराडे क्या होता है ये रह गया था, तो इसको थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है ये भी बता देता हूं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी कि 1 EMU जो है, 1 EMU ये 10 कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 कूलम के बराबर होता है। और लार्जेस्ट यूनिट जो है फैराडे, इसको देखो समझ लो, देखो 1 फैराडे जो है ना, 1 फैराडे का मतलब कितना होता है बेटा, 1 फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम के बराबर होता है। ये आया कहां से, यानी ये एक्चुअल में किसके बराबर है, चार्ज ऑन 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहां से आप इसको याद कर लें, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, इतना चार्ज होता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से वापस। अब मैं 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 1 मोल किसको कहेंगे, 1 मोल क्या होता है, देखिए देखिए 1 मोल का मतलब जैसे 1 डजन होता है ना, 1 डजन, 1 डजन का मतलब कितना, 1 डजन का मतलब 12 ऑब्जेक्ट्स। ठीक वैसे ही जैसे कि 1 ग्रॉस होता है, 1 ग्रॉस, है ना, 1 ग्रॉस में कितना होता है, 1 ग्रॉस में 12 डजन्स होते हैं, है ना, या फिर कह दो 144 ऑब्जेक्ट्स, है ना। ठीक वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसे हम Na कहते हैं, Na मतलब एवोगाद्रो नंबर, गाद्रो नंबर कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है बच्चों, कितना बड़ा नंबर है ये, तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि 6022 लिखा मैंने और उसके पीछे 20 जीरो लगाना है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 23 लिखा है, फिर आप 20 जीरो लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं बच्चों क्योंकि देखो यहाँ डेसिमल भी तो है, इस डेसिमल को अगर मैं पीछे ट्रांसफर कर दूंगा तो -3 हो जाएगा, तो 23 -3 तो 20 हो गया ना। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीरो लगा देंगे। अब आप इसको पढ़ के दिखाइए, इतना बड़ा नंबर है कि इसको हम पढ़ भी नहीं सकते, है ना। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी जो है वो कैलकुलेशन में बहुत अच्छी हैं मेरी मम्मी, वो मेरे को उन्होंने सिखाया था भी इसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। आजकल तो क्या बच्चों को मिलियन बिलियन ट्रिलियन पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, बट मैं जब छोटा था तो मम्मी ने जो सिखाया था हमको, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन मतलब कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। तो कैसे सिखाया था जरा मैं बताता हूँ, देखो वो ऐसे हमको तो ऐसे ही सिखाया था, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्म 10 पद्म शंख 10 शंख। मेरी गिनती खत्म हो गई लेकिन ये नंबर खत्म नहीं हुआ।
इतना बड़ा नंबर है कि जिसको हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बच्चों हम इसको शो कर रहे हैं Na से। Na मतलब ना, कि भाई ना बोला जाएगा हमसे, बहुत बड़ा नंबर है, हमसे ना बोला जाएगा, तो इसलिए Na लिख दिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? Na, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर मान लो कोई मुझे बोले कि 1 मोल गुलाब जामुन, मतलब इतने सारे गुलाब जामुन, है ना। 1 मोल कप मतलब इतने सारे कप, है ना। सर इतना सारा 1 मोल हम गोल्ड कॉइन्स, अरे हाँ मजा ही आ जाएगा। चलो आ जाओ, देखो तो हमें समझ में आ गया अच्छे से कि 1 मोल एक बहुत बड़ा नंबर है। जनरली इसका इस्तेमाल हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन करने या आयंस का कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं, है ना। उनको गिनना होगा तो हम मोल्स में ही गिनेंगे, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, अरबों खरबों हैं, तो हम उसको गिन भी नहीं पाते हैं ऐसे। इसीलिए हम मोल का इस्तेमाल करेंगे और इसी में हम उसको लिखेंगे, ठीक है। इतना बड़ा नंबर नहीं, बल्कि उसको मोल में बताएंगे कि भाई 2 मोल इलेक्ट्रॉन है या 2 मोल प्रोटॉन है, ऐसे। अब अगर मेरे को कोई पूछे कि भाई 2 मोल में कितना, तो इसका डबल कर दो, है ना। 3 मोल में कितना, तो इसका ट्रिपल कर दो इस नंबर का। समझ में आ गई ना बात? चलिए, तो इतने सारे अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं तो उस पर जो चार्ज निकल के आता है वो इतना आता है, 96500 कुलम। इसको कहते हैं 1 फैराडे। क्या कहते हैं? 1 फैराडे। एंड दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो याद रखना है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है अपने को कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? फैराडे है, जिसमें कितना कुलम चार्ज होता है? तो 96500 कुलम होता है। इसके अलावा पूछा जाए कि अगर है ना स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट में हम जवाब देंगे फ्रैंकलिन। सही। चलिए, तो क्लासिफिकेशन वाली बात भी हमने कर ली थी। अब प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं कि भाई चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हमें कैसे पता चलेगा, है ना, कि किसी बॉडी में चार्ज है। भाई देखो, किसी भी, अब जैसे जो चीज आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, तो हम उसके प्रॉपर्टीज के बेस पर ही पता लगा सकते हैं ना कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, बट इसको समझ लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे पढ़ तो सकते ही हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं। देखो क्या है कि अगर मान लो ये चार्ज है, तो चार्ज अगर रेस्ट पर है, चार्ज क्या है? अगर रेस्ट पर, देखो रेस्ट पर रहेगा तो V 0 होगा, A भी 0 होगा। सीधी सी बात है, V भी 0 होगा और A भी 0 होगा, तभी वो कोई चीज रेस्ट पर रह सकती है। तो ये अपने चारों तरफ जो चार्ज है, ये क्या करेगा? एक ऐसा फील्ड बनाएगा जिसमें वो फोर्स लगा सके, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक्चुअल में फील्ड ऑफ फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशन फील्ड है ना, ग्रेविटेशन फील्ड होता है, या मैग्नेटिक फील्ड है, या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब क्या है? ये सब फील्ड ऑफ फोर्सेज है। क्या है? फील्ड ऑफ फोर्सेज। समझ में आ गई ना बात यहां तक? ठीक है। अब यानी इनमें हम अगर कोई चीज रख दें तो उस पर फोर्स लगेगा, लेकिन क्या इन सारे फील्ड्स के साथ कुछ शर्तें होती हैं, मतलब कुछ कंडीशंस हैं, जो अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ही फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? देखिए, इसको ऐसे समझो, जैसे जैसे अगर मैं ये कह दूं कि ग्रेविटेशन फील्ड, तो ग्रेविटेशन फील्ड में फोर्स तब लग सकता है जब बॉडी के अंदर होगा मास। अगर मास नहीं होगा तो फोर्स भी, ग्रेविटेशन फोर्स भी नहीं लगेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की शर्त यह है कि किसी बॉडी के अंदर अगर चार्ज होगा तो लगेगा फोर्स, है ना। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स, अदरवाइज फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी शर्त है, उसके उस बॉडी के अंदर या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या चार्ज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पर साथ में एक कंडीशन है कि चार्ज के वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ऐसे कुछ हर फील्ड ऑफ फोर्स के साथ कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे उस बॉडी पर फोर्स लगता है या नहीं लगता है। यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने जान लिया पहला पॉइंट कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब सवाल उठता है, क्या अगर सर चार्ज मोशन में आ जाए तो क्या वो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा?
तो जवाब है बच्चों कि चाहे चार्ज रेस्ट पे हो या मोशन में हो, दोनों ही केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, दोनों ही फील्ड में, है ना, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पैरेलल कुछ और भी जनरेट कर सकता है। जैसे अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। अब जो मोशन है उसको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं ना भाई, मोशन को हम कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं भाई, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ऐसे मोशन की बात कर रहा हूं जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जीरो है। जैसे यहां पर देखो, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है यानी एक्सेलरेशन जीरो है। ऐसे केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज जो है वो वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ चल रहा है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए ए का वैल्यू तो जीरो तो नहीं होगा, ए का वैल्यू नॉन जीरो होगा, और ऐसे केस में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने चारों तरफ, प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ऐसी वेव्स हैं बच्चों जो कि जिसको आगे प्रोपगेशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यानी बेसिकली हम कहें तो ये एक तरह का नॉन मैकेनिकल वेव है। अब आप कहेंगे कि नॉन मैकेनिकल वेव का क्या मतलब है, देखिए पहले तो वेव क्या होती है ना, ये भी जान लेते हैं। देखो, वेव का मतलब है एनर्जी का ट्रांसमिशन। अगर एनर्जी ट्रैवल कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक। यानी एनर्जी का ट्रांसमिशन ही क्या है, वेव है, सही। अब जब किसी मीडियम में वेव जब ट्रैवल करती है तो उसके पार्टिकल्स में वो वाइब्रेशन पैदा कर देती है, हलचल पैदा कर देती है, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, मैटर अपनी जगह ही वापस आ जाएगा। वाइब्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल जो है जैसे मान लो डिस्प्लेस हुआ इधर, तो वापस उधर होगा और फिर वापस आ जाएगा वहीं पर जहां पर वो पहले था, मीन पोजीशन पे वापस लौट आएगा, है ना। तो मैटर का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एनर्जी का। किसके अंदर, वेव के अंदर, ठीक है। तो वेव भी दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल होती है, एक दूसरी नॉन मैकेनिकल होती है। मैकेनिकल वेव में क्या होता है बच्चों कि बिना मीडियम के वो ट्रैवल नहीं कर पाती है। जैसे साउंड वेव बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, साउंड वेव क्या है, बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर पाती है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मैकेनिकल वेव की, तो वो जो है बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है, इवन वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, जैसे लाइट। समझ में आ गई बात। अब ये सब आपने 11th में कवर अप किया है, कोई बात नहीं, लेकिन कई बच्चे क्या भूल जाते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में वापस रिकॉल करवा रहा हूं, ठीक है। अगर आप अटेंशन देंगे ना, तो अगर मान लो आपकी तैयारी आपने लेट भी शुरू की है, आपने ज्यादातर टाइम खराब कर दिया है, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बस हिम्मत ना हारें और लगातार कोशिश करते रहें, क्योंकि कोशिश करते रहोगे तो जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। अपने आप पर विश्वास रखो, आप कर सकते हो, ठीक है। चले आगे भाई। देखिए, तो फिजिक्स में क्या है ना, हर एक चीज इंटरलिंक्ड है। एक चीज, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हो सकता है, तीसरा चौथे से जुड़ा हो सकता है। इसीलिए हमें एक लिंक को जोड़ते हुए पढ़ना पड़ता है। अगर मान लो मैं कोई एक चैप्टर या कोई चीज मिस कर देता हूं तो मुझे दूसरे चैप्टर को समझाने में, पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। समझ में आई ना बात। इसीलिए हमें चीजों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो अभी हमने जो पढ़ा ना पिछले वाले में, पिछले वाली प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस रिकॉल कर ले। देखो पिछली वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, सही। अगर मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। लेकिन ऐसा होता है यूनिफॉर्म मोशन में, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट करता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था हर्ट्ज ने अपने एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। आगे आ जाइए। देखिए अब इसके बाद क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, है ना। क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, के मान लो एक हमारे पास ये एक सिस्टम है, सिस्टम अलविश भाई वाला नहीं, है ना, सिस्टम है। हाँ, तो इस सिस्टम में
हम एक ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या एक से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, सॉरी, जैसे ये एक पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ठीक है। अभी इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं था, मान लेते हैं, लेकिन अगर मैंने इन दोनों को रब किया आपस में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन मान लो इस पे ट्रांसफर हो गया, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिस पर गया उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, आ गया ना। तो ये दोनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। समझ में आ गई ना बात। ऐसे ही सिस्टम आप एक बॉडी को भी चूज कर सकते हो या एक से ज्यादा बॉडी को भी चूज कर सकते हो। तो अभी जो मेरा सिस्टम है वो ये मान लिया मैंने, इसमें अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे +3e प्रेजेंट है, -4e, प्लस का 5e, माइनस का मान लेते हैं 6e, ऐसे प्रेजेंट है। तो अगर कहें कि टोटल कितना चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें सीधा सीधा अलजेब्रिक सम करना है। तो कितना आ जाएगा देखिए, प्लस का 3e टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 3e माइनस का 4e प्लस का 5e माइनस का 6e। इसको जोड़ लेते हैं। देखिए अब जोड़ना कैसे है, देखिए तो जो भी सेम सिंबल वाले हैं, जैसे इसके आगे प्लस लगाए ना, इसके आगे भी प्लस लगाए, तो इन दोनों को ऐड करना है। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, चोर चोर मोसेरे भाई, कहते हैं ना, इसीलिए ऐसे याद रखो कि जिनका सिंबल सेम सेम है वो ऐड ही होंगे। तो ये हो गया 5 और 3, कितना हो गया, 8e हो गया। ऐसा ही ये दोनों मिलकर के हो गया माइनस का 10e। अब क्योंकि ये दोनों अपोजिट सिंबल के हैं तो माइनस सब्ट्रैक्ट करना है मतलब इनको, तो ये आ जाएगा माइनस का 2e। ये हमारा टोटल चार्ज है इस सिस्टम पर। समझ में आया कि नहीं आया, है ना आसान। ऐसे ही एडिटिविटी ऑफ चार्जेस यही कहता है कि अगर किसी सिस्टम पे हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका सिंपल अलजेब्रिक सम करेंगे। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो फिर हमें क्या करना पड़ता, इसका वेक्टर सम करना पड़ता। ठीक, चलें आगे। आगे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन का मतलब क्या है, देखिए तो जैसे लाइन लिखी हुई है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सब चीजें तो याद कर लेते हैं और ये छोड़ देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम को, है ना। ये वर्ड जो है ना आइसोलेट, आइसोलेट वर्ड आपने कोरोना टाइम पीरियड में बहुत सुना होगा, बड़ा ही दुखदाई वर्ड है। आइसोलेट करना पड़ जाता था ना जो कोरोना पेशेंट होते थे। आइसोलेट का मतलब अलग थलग करना, या यूं कह दो पृथककृत करना, या यूं कह दो बिल्कुल उससे मतलब अलग कर देना, ऐसा समझो। तो आइसोलेट सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसका इंटरेक्शन किसी दूसरे सिस्टम से या सराउंडिंग से नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को हम पैदा नहीं कर सकते, यानी बना नहीं सकते, और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी खत्म नहीं कर सकते। सर नहीं समझ आया, नहीं आया तो अभी आ जाएगा समझ में। देखो एक एग्जांपल से, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था तुमको कि ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी, है ना। इन दोनों को मिला के अपन एक सिस्टम बना सकते हैं। तो अभी मान लो इन दोनों पे चार्ज नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको रब किया और अलग किया तो इसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर आ गया +e चार्ज, और इसमें इस पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इसने गेन किया है, इसलिए इस पर आ गया माइनस का e चार्ज, राइट, +e और -e। लेकिन अगर आप इसको टुगेदर देखो तो अभी कितना है, +e और -e, टोटल कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो सिस्टम में तो हमने चार्ज कोई प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी पर हमें नजर आ रहा है कि इंडिविजुअल बॉडी पर तो चार्ज है, एक पे प्लस है दूसरे पे माइनस है। लेकिन अगर इसको सिस्टम माना जाए तो सिस्टम में कोई भी नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ है। यही मतलब है कंजर्वेशन लॉ का। समझ में आई बात कि नहीं आई, चलें आगे। चलिए देखिए, म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब है कि ये आपस में कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाए तो कैसा बिहेव करेगा, या नेगेटिव के पास आ जाए तो कैसा बिहेव करेगा। देखिए जरा कि अगर कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज पास में आ जाते हैं या दो नेगेटिव चार्ज पास में आ जाते हैं, तो ऐसे केस में हमें रिपल्शन ही देखने को मिलेगा। रिपल्शन का मतलब दूर धकेलना होता है। तो लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक। लेकिन अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, ऐसे केस में हमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन।
यानी आकर्षण, ये एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। पर क्या हमेशा ही ऐसा होता है? तो देखिए, हम इसको तो बच्चों देखिए, क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? जैसे अगर मैंने कह दिया कि भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन ही होगा, क्या ऐसा जरूरी है हमेशा? देखिए, मान लेते हैं कि ये एक कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है कोई, है ना, ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर प्लस का 100 गुलाम है, ठीक है, क्या है, प्लस का 100 गुलाम, और इस पर था मान लो प्लस का 2 गुलाम, ठीक। अब सोचो जरा कि इन दोनों को अगर पास लाएंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये चार्ज बहुत ज्यादा बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो इंडक्शन की वजह सर ये क्या होगा, इस पर ये अपोजिट चार्ज क्रिएट कर देगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा इसके इस हिस्से पर। मतलब जैसे ऐसे समझो कि इस पर एक इंडक्शन आगे पढ़ाऊंगा मैं, इंडक्शन में क्या होगा कि जैसे कुछ पार्ट पे मतलब नेगेटिव आ जाता है, कुछ हिस्से पे पॉजिटिव आ जाता है, तो वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, ये 100 लिखा है मैंने, 100 लिखा है, ठीक है, पर इस पे जो नेट चार्ज है ना, वो मिलकर के, जैसे यहां पर नेट चार्ज जो इस पर था, वो टोटल चार्ज इस पर तो कितना था, 100 कूलम, लेकिन इस पर नेगेटिव भी है इधर इंडक्शन की वजह से, बट है ना, तो इधर वाले हिस्से पे पहले प्लस का 2 था, है ना, प्लस का 2 कूलम, लेकिन अब क्या हुआ कि अब चेंज हो गई कंडीशन। अब इधर अगर 100 है तो यहां पर मान लेते हैं कि -100 आ गया, ठीक है, कितना आ गया, -100 आ गया, तो इधर कितना आ गया, तो यहां पर आ जाएगा प्लस का 102 कूलम, और इधर आ जाएगा माइनस का 100 कूलम। है तो इसके दो, मतलब हम ऐसा सोच रहे हैं कि इसके दो पार्ट है, ऐसे पोलराइजेशन की वजह से कुछ इधर चला गया है चार्ज, कुछ इधर खींचा चला आ गया। अब क्या होगा कि देखा जाए तो अभी इस पे नेट चार्ज कितना है, इस पे नेट चार्ज अभी क्या है, प्लस का 2 कूलम है। इंडक्शन आगे मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में तो अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, जबकि देखा जाए तो इस पर टोटल प्लस का 2 गुलाम चार्ज है, इस पर प्लस का 100 गुलाम है, दोनों ही सेम चार्ज है, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक चार्जेस में भी क्या हो सकता है, लाइक चार्जेस में भी अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन अगर वो चार्जेस पॉइंट चार्जेस है, वापस सुन लेना ध्यान से, पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके बीच में रिपल्शन ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई ऑब्जेक्ट हैं तो ऐसे केस में ये हो सकता है कि अगर किसी एक बॉडी पर चार्ज बहुत ज्यादा है, दूसरे पर चार्ज कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो लाइक चार्जेस होने के बावजूद भी उनमें अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई बात? एकदम सिंपल चीज है। हाँ, देखो, अगर मान लो आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है ये सब चीजों को समझने में, तो आप सिंपल यही कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लें। पर ये वैलिड किसके लिए है, ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है ना। ये तो अगर मैं अट्रैक्शन की बात करूं तो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, अपोजिट चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना, ये तो फिक्स है। चाहे वो उनमें से किसी एक बॉडी पर कंटेंट आप चार्ज का ज्यादा बढ़ा दो या कम कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये तो रहेगा ही। समझ में आई ना बात? लेकिन जब हम रिपल्शन की बात करते हैं तो रिपल्शन में ये ध्यान रखना है कि लाइक चार्जेस में भी, सॉरी, लाइक चार्जेस की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि लाइक चार्जेस में भी अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब वो पॉइंट चार्जेस नहीं हो, बल्कि क्या हो, ऑब्जेक्ट्स हो, और ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे हों जिसमें एक बॉडी पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, दूसरे पर मैग्नीट्यूड बहुत कम है। ठीक है, चले आगे। स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट को बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये है कि देखो, जितने भी कंडक्टर है अगर हम उसको चार्ज देंगे ना, तो होगा क्या, उस कंडक्टर के अंदर की तरफ, चाहे वो कंडक्टर होलो हो चाहे सॉलिड हो, लेकिन उसमें अंदर की तरफ हर पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज अंदर मूव ही नहीं कर पाएगा और कहां रह जाएगा, सिर्फ सरफेस पे रह जाएगा। इसको ही कहते हैं हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। यानी चार्ज जो है वो हमेशा किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे रिजाइड रहेगा, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि स्किन इफेक्ट का इस्तेमाल हम कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या कोई छोटा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है उसको दूसरे किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से खराब हो जाए, अगर वो हो रहा है तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी मेटल के केसिंग में उसको बंद कर देते हैं। जैसे मान लो कि ये एक पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, अब इसकी वजह से ये खराब हो सकता है, तो हमने क्या किया, इसके चारों तरफ एक मेटलिक केसिंग लगा दी, ताकि क्या होगा कि इस पहले वाले का इस दूसरे वाले पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको समझना है तो एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए, जैसे मान लो कि आपको किसी एक लोहे के या किसी भी मेटल के एक बहुत बड़े गोले के अंदर बंद कर दिया गया, मान लो अंदर है ना, ऑक्सीजन वगैरह है, ठीक है, और वो पूरी तरह से सील है ना। और अब मैं उसको करंट का वायर उसके ऊपर लगा दूं, तो आपको क्या लगता है आपके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित रहोगे। क्यों सुरक्षित रहोगे? जवाब ये है कि चार्ज जो है अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगा, तो क्योंकि अंदर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम रहेगा, इसलिए आपको जो करंट का जो झटका है या जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो आपको नहीं लगेगा। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे केस में आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक ऐसे ही अगर मान लो कभी बिजली कड़क रही हो और आप काउंट करें, जैसे 3 तक काउंट करें, 3 या 4 तक काउंट करें, और अगर दोबारा बिजली कड़क जाती है, इसका मतलब ये है कि वो जो बिजली है वो आपके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, 1 डेढ़ किलोमीटर के दायरे के अंदर है, तो ऐसा चांस है कि आप पर वो बिजली गिर सकती है। तो इससे बचने के लिए आप अपना मोबाइल फोन या कोई भी ऐसी चीज जो कि कंडक्टर है उससे थोड़ा दूर, अपने से दूर कर लें। और अगर आपके पास कार है तो आप कार के अंदर जाकर के बैठ जाएं, उसके शीशे वगैरह चढ़ा लें, दरवाजे बंद कर लें। अगर बिजली गिर भी जाती है कार पर, तब भी जो चार्ज है वो सिर्फ बाहर बाहर वाले हिस्से पर ही रहेगा, अंदर नहीं एंटर कर पाएगा। और जब आपको बाहर आना होगा तो आप, क्योंकि आपके जो अंदर जो कार का हैंडल है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का है, तो आप उसको उसके थ्रू सावधानी से खोल करके आप बाहर आ सकते हैं। हालांकि जो सरफेस है मेटल का जो बाहर की तरफ, उस हिस्से को टच ना करें, क्योंकि ऐसे में आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक, बहुत बड़ा झटका आपको लग सकता है, तो ये नहीं करना है। समझ में आ गई ना बात? चलें आगे। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जैसा भी मैंने कहा था, चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है, और मैटर उसको कहते हैं जिसके अंदर मास होता है। तो याद रखना है कि चार्ज कब होगा? जब मास होगा। जब क्या होगा? मास। बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। इनवेरिएंट नेचर का मतलब क्या होता है भाई? चार्ज और वेलोसिटी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैं ये कह दूं कि कोई एक बॉडी जो चल रही है उस पर चार्ज चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बॉडी पर चार्ज जो है वो सेम बना रहेगा, ठीक है। उसके वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से है ना, हमें चार्ज में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये हो सकता है कि वेलोसिटी में चेंज आने पर मास में चेंज आ सकता है, जैसा कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, कि जो डायनेमिक मास होता है ना, वो क्या होता है, रेस्ट मास को अगर हम डिवाइड कर दें अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर से, तो हम देखते हैं कि मास तो बदल सकता है भाई वेलोसिटी के साथ, लेकिन वो वेलोसिटी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होनी चाहिए। लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होनी चाहिए। इतनी स्पीड अगर होगी तो ऐसे केस में मास चेंज हो सकता है। जैसे समझिए कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, तो यहाँ भी v की जगह c आ जाएगा, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0। तो समथिंग अपॉन जीरो इज ऑलवेज, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। यानी उस केस में मास जो है बहुत ज्यादा, आपका डायनेमिक मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? लेकिन ये कंडीशन अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो। समझ में आ गई बात? तो मास तो
इनवेरिएंट नहीं है, लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है भाई, ठीक है। वेलोसिटी बदलने पर चार्ज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही मास बदल जाए लेकिन चार्ज नहीं बदलेगा। समझ में आ गई बात? चले आगे। फिर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है वो एक जो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसके हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। जैसे किसी बॉडी को हम जो मिनिमम चार्ज दे सकते हैं ना वो है क्वांटा चार्ज का, जिसको हम जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं बच्चों। जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको अपन एलिमेंट्री चार्ज कह रहे हैं। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। और कभी भी जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक बॉडी से निकल करके दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना चार्ज आएगा, 1e। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2e, 3 निकलेगा तो 3e, 4 निकलेगा तो 4e। ऐसे ही ट्रांसफर होगा तो ऐसे ही चार्ज आएगा, या तो प्लस का 1e आएगा या माइनस का 1e, प्लस का 2e या माइनस का 2e, ऐसे ही आएगा ना। जिस बॉडी से निकलेगा उस पर पॉजिटिव, जिस बॉडी पर जाएगा है ना उस पर आएगा नेगेटिव, राइट। पर इलेक्ट्रॉन क्या आधा पौना ड्योढ़ा ऐसे ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? जवाब है नहीं। तो इसलिए क्वांटाइजेशन का मतलब ही ये है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा, राइट। समझ में आ गई बात यहां तक? इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। N बता रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, राइट, और E बता रहा है चार्ज को। और चार्ज कितना है, 1 एलिमेंट्री चार्ज को, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसके बाद देखिए एक अपन ने यहाँ पे लिख रखा है क्वार्क्स। ये क्वार्क क्या होते हैं, देखा जाए तो बेसिकली एक तरह के फर्मियॉन्स है, बट ये क्वार्क क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए कुछ ऐसी एंटाइटीज हैं जिन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका 1/3 या 2/3 होता है। सर ये क्या बात कर दी आपने, ये तो क्वांटाइजेशन को वॉयलेट कर रहा है सर। क्वांटाइजेशन में का मतलब ही ये है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसके बराबर, मतलब उसका 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसे प्रेजेंट हो सकता है सर। तो आप कह रहे हैं 1/3, ये 1/3 कैसे प्रेजेंट हो सकता है? तो बच्चों यहाँ क्वांटाइजेशन वॉयलेट नहीं हुआ है, क्योंकि क्वार्क इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते ना। क्वार्क तो हमेशा क्या ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है। अब क्वार्क भी अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम 2 तरह के क्वार्क के बारे में बात करेंगे, जिसको कि है अप क्वार्क पार्टिकल और दूसरा है डाउन क्वार्क पार्टिकल, ठीक है। अप क्वार्क पार्टिकल याद कर लें, अप क्वार्क पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 2e/3 मान लेते हैं, और डाउन क्वार्क पार्टिकल पे माइनस का e/3 कंसिडर कर लेते हैं। तो जो प्रोटॉन है हमारा, वो प्रोटॉन भी इसी से बना है। देखिए कैसे बना है प्रोटॉन, इस क्वार्क पार्टिकल से बना है। कैसे? तो 2 अप ले लो और 1 डाउन ले लो, तो ऐसे ऐसे से 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4e/3 और ये हो जाएगा माइनस का e/3। जब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस का 4e/3 और माइनस का e/3, जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का e, जो कि प्रोटॉन पे चार्ज होता है ना। जबकि न्यूट्रॉन पे अगर हमें बात करनी है तो न्यूट्रॉन पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, इसमें 1 अप होता है और 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल होते हैं। देखो अगर मैं इसका डबल कर दूं तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2e/3 और ये हो गया प्लस का 2e/3, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो नेट चार्ज क्या हो गया, 0। और हमें पता है न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये काम की बात है, याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क पार्टिकल और 1 डाउन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जबकि न्यूट्रॉन 1 अप क्वार्क पार्टिकल और 2 डाउन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने यहाँ पर, हाउएवर आइसोलेटेड क्वार्क्स हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड, सो क्वांटम ऑफ द चार्जेस स्टिल एग्जिस्ट, राइट। तो ये वॉयलेशन नहीं हुआ है क्वांटाइजेशन का, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकते। जबकि हम यहाँ पर जो भी बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट चार्ज के रहने की बात कर रहे थे, जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में ही प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। चले आगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट 1 कूलम चार्ज। अगर मैं किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देना चाह रहा हूँ, प्लस का 1 कूलम चार्ज देना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास Q का वैल्यू दे रखा है जो कि है 1 कूलम, और हमारे पास E का वैल्यू तो हमें पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर आप इसको प्लस या माइनस के फॉर्म में नहीं लिखें, आप इसका मॉडुलस फॉर्म ही लिखें, यानी कि
चाहे यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ रहे, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, प्लस का माइनस का कुछ भी दिया रहे, पर आपको प्लस फॉर्मेट में ही लिखना है, सो दैट आप n कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से, और वो हो जाएगा Q अपॉन E। जो टोटल चार्ज है वो 1 कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब इन दोनों को डिवाइड लगाएंगे तो देखो इसमें 1 में इसको ऊपर उठा के भेज दो, तो ये माइनस का 19 जो था ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 19, और इधर 1 में 1.6 का डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 0.625, ठीक है, और इस डेसिमल को पीछे ट्रांसफर कर देंगे, 6.25 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक डेसिमल पीछे जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी 10⁻18 हो जाएगा। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने पड़ेंगे। देखिए आपको है ना ये लग रहा होगा कि सर आपने 1 में 1.6 का डिवाइड इतना जल्दी कैसे लगा दिया और 0.625 लिख दिया, तो सर आपने रटा है। यस यस रटा है। एक्चुअल में वो रटने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक्चुअल में वो क्या कि बार बार करते हैं ना तो याद हो जाता है, ठीक है। और मैंने इसको इसलिए भी याद रख रखा है, मतलब मैंने ध्यान दिया जानबूझ करके इस पर, इसलिए ध्यान दिया क्योंकि देखो जरूरी थोड़ी ना कि 1 कूलम चार्ज में ही पूछे इलेक्ट्रॉन कितने निकालना है, ये भी तो पूछ सकता है ना कि मेरे को 2 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है, तो अगर मुझे याद रहेगा कि मेरे को यहाँ पे 2 लिखना है तो मतलब मैं इसका डबल कर दूंगा। मेरे को 3 कूलम बोल लेगा तो मेरे को यहाँ पे इसका ट्रिपल कर दूंगा, 4 पूछ लेगा तो मैं इसका 4 गुणा कर लूंगा, तो डिवाइड के बजाय तो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आसान पड़ता है ना, इसलिए मैंने इसको याद रख रखा है। आप भी याद कर लें ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा कम टाइम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, और आपका टाइम सेव हो। ऐसे ही देखिए अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ H2O। देखिए इससे पहले कि हम ये पढ़ें, इससे पहले अपने को एक मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट के क्या होता है। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में जैसा भी मैंने आपको बताया था कि 1 मोल का मतलब एवोगाद्रो नंबर के बराबर चीजें होती है। एवोगाद्रो नंबर तो आपको पता ही है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या काम की बात याद रखनी है वो बता रहा हूँ। देखो जैसे अगर मैं सोडियम लेता हूँ सपोज करो, तो सोडियम का मास नंबर 23 है, ये इसका मास नंबर है। क्या है बच्चों, मास नंबर। तो अगर मैं इस 23 के पीछे U लिख देता हूँ तो ये आ जाता है मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, ठीक। लेकिन अगर मैं इसके पीछे U की जगह मैं ग्राम लिख देता हूँ, ग्राम, तो इसका मतलब ये हो गया मोलर मास। क्या हो गया, मोलर मास। मोलर मास का मतलब मोलर मास ऑफ सोडियम। ऐसे ही अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं सोडियम के बजाय अगर मैग्नीशियम ले लेता तो मैग्नीशियम के लिए मास नंबर हो जाता है, मैग्नीशियम का मास नंबर हो जाता है 24, ठीक है। तो अगर मैं इसके पीछे ग्राम लगा दूंगा तो वो उसका मोलर मास बन जाएगा। मोलर मास का मतलब है कि अगर 1 मोल उतने एटम ले लिए जाए तो उसका मास क्या आएगा। समझ में आ गई ना बात। तो कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, तो आप क्या करेंगे, जो गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मैं समझाता हूं भी, मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब सुनना ध्यान से कि सर ये यहाँ पे U का मतलब तो आपने बताया ही नहीं। U यूनिफाइड मास है बच्चों। यूनिफाइड मास जो होता है वो होता है, यूनिफाइड मास इसको कह रहे हैं, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास क्या होता है बच्चों, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो एक एटम का मास तो बहुत ही कम होगा ना बच्चों, लेकिन अगर 1 मोल एटम्स ले लें तो बहुत सारे एटम्स हो गए। उसका मास अगर अपन ले रहे हैं, जैसे सोडियम का एटम ले रहे हैं तो 23 ग्राम मिलेगा, वही मैग्नीशियम का लेते तो उसका 24 मिलता, 24 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अब मैं कहूं कि मान लो मैंने 46 ग्राम लिया होता सोडियम, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने मोल होते सोडियम एटम के, तो उसमें इसका डबल हो गया ना। कैसे पता चला मुझे भाई, 46 में 23 का डिवाइड लगाएं तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। इसका मतलब 2 मोल्स हो गए कि नहीं हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि H2O में कितना 36 ग्राम अगर 36 ग्राम अगर मैं H2O ले लेता हूं तो उसमें कितना नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। मोलर मास अब वो कैसे निकलेगा, तो मोलर मास निकालने के लिए हम देखेंगे H2 है तो मतलब 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, सही। तो ये कितना आ गया टोटल, ये आ गया 2 + 16 यानी 18 ग्राम, 18 ग्राम हो गया, ठीक है। गिवन मास कितना है, गिवन मास है हमारे पास
गिवन मास कितना है भैया, गिवन मास है 36 ग्राम। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 18 आ गया 2 मोल्स। अब 2 मोल्स तो क्या है, 2 मोल्स तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल्स तो अपने पास क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है ना। एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हाइड्रोजन के अंदर एक होता है, लेकिन ऐसे H2 लगा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए ना, ऑक्सीजन में 8 होते हैं ना, और H में होता है 1, पर H 2 लगे हुए हैं, तो 8 और 2 10 हो गए। अब वो तो एक मॉलिक्यूल में है, लेकिन अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास 2 इंटू 10 यानी 20 मोल्स। कितने हो गए, 20 मोल्स हो गए। अब हमें पता है कि एक मोल अगर अपन लेते हैं, कितना, एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज होता है 1 फैराडे, है ना। तो इस पे कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, तो इसलिए टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास 20 फैराडे। कितना हो जाएगा, 20 फैराडे, 20 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एक फैराडे में होता है 96500 कूलम, तो आप इसको कूलम में भी बदल सकते हैं। समझ में आ गई ना बात, यहां तक आसान है। चले आगे, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन ये है, इसको करते हैं फिर क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, फिर फटाफट देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो हमारे पास गिवन मास कितना है बच्चों, गिवन मास है 196 ग्राम, है ना, 196 ग्राम। और हमारे पास जो मोलर मास है, मोलर मास वो कितना है, तो देखो H का तो 2 हो गया, S का, सल्फर का हो गया 16, और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 चौके 64, नहीं सल्फर का 32, सॉरी 32 होता है सल्फर का। इसको ऐड कर लेते हैं तो आ गया 98 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो गए अपने पास कितने, 196 को डिवाइड कर दिया 98 से, तो आंसर आ गया 2 मोल्स। अगेन 2 मोल्स मॉलिक्यूल है अपने पास, है ना। अब सोचिए जरा, सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो हाइड्रोजन में होते हैं 2, मतलब ये एक होता है तो H2 है ना, तो 2 हो गए ना। सल्फर में कितना हो गए, 16, है ना, तो 2 + 16 प्लस ऑक्सीजन में होता है कितना, 8, और उसके कितने हैं, 4 हैं, तो कितना हो गए, 8 चौक 32 यानी 32, 8 4 32। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 50 हो गया। तो 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, एक मॉलिक्यूल में है। अपने पास कितने मॉलिक्यूल है, 2 मोल्स। तो टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 × 50 मोल्स, यानी कितना हो गया 100 मोल्स। तो चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज हो गया, देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं उस पर कितना होता है 1 फैराडे, तो इस पे कितना हो गया 100 फैराडे, 100 फैराडे। अब ऐसे ही 100 इंटू क्या कर देंगे, इंटू 96500 कर देंगे, तो ये हो जाएगा अपना कूलम में आ जाएगा, क्योंकि 1 फैराडे में कितना होता है 96500 कूलम होता है। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से, है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना।
इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। आपके कंपटीशन में जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, हर सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूंगा कि कंटेंट लाऊं। बट फिलहाल अभी मैं फिज़िक्स से आपकी शुरुआत कर रहा हूं। फिज़िक्स में अभी जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको मैं धीरे-धीरे आपके दूर करूंगा। ठीक है? तो चलिए आज क्लास को फिनिश करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।